Hello, dear learners. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I'm here with another video that is based on watch it, learn it concept. In this video lecture, I will make so many parts and I will include several essential concepts that are directly asked in various examinations. And after explaining the concept, I will solve some very important question related to it. So this will be useful for all of you appearing in CSIR, GATE, and other competitive exams as well. So do subscribe, like, and share my channel. And please do full watch the video. This is a list of some of the commonly occurring plant diseases along with the causal organism. So I have compiled so many pathogen and the disease associated with them that has been asked in so many examination. ये हमेशा ही पूछा जाता है और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है जब बहुत सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं, तो इसलिए मैंने एक पूरा लिस्ट आउट कर दिया है. अगर आप इसको हमेशा ही देखेंगे, एक बार मेमोराइज करेंगे, तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे इनमें से. ये उन सारे पैथोजेन्स को मैंने इंक्लूड किया है जो बहुत सारे CSIR के ही एग्जाम्स में C सेक्शन में, इवन B सेक्शन में भी पूछा गया है. तो अगर आप सारे एक साथ याद नहीं भी रख सकते, अगर आपको एक दो ऑप्शंस भी याद हो जाएगा, तो जब भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे तो आप उसके थ्रू एलिमिनेट वाले ऑप्शन के थ्रू आप सही करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे. तो इसको मेमोराइज करना इज द मस्ट. लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन. इनमें जो कुछ डिजीज पूछी गई है वो बहुत ही कॉमन है. I mean, जो लिस्ट मैंने दिया था उसमें बहुत सारे डिजीजेज हैं, लेकिन उन सभी डिजीजेज में से ये कुछ कॉमन डिजीज है जो हर जगह पूछा जाता है, वेदर इट इज़ अ DBT एग्जाम और CSIR और ऑल्सो अ गेट एग्जाम. अब इसमें आप दो तरीके से आंसर निकाल सकते हैं. या तो आपको ये पता हो कि वो जो डिजीज़ है वो पर्टिकुलरली किस क्रॉप में देखने को मिलती है, और सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको उसका डायरेक्टली कॉजल ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए. तो इसको सॉल्व करते हैं और इसका आंसर देखते हैं क्या है. सो फर्स्टली जो है कर्नल ब्लंट, ये जो डिजीज़ है वो वीट में होता है. तो पी का क्या होगा, ग्रुप 3 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी होगा. यानी कि पी का बी, तो पी का क्या होगा, डी. कर्नल ब्लंट जो डिजीज़ है वो किस में देखने को मिलता है, वीट में देखने को मिलता है. यानी कि ग्रुप 1 का जो कर्नल ब्लंट है वो मैच किससे होगा, ग्रुप 3 के डी से. यानी कि पी का क्या होगा, डी. तो देखते हैं ऐसा किस किस ऑप्शंस में है. तो ए तो निकल गया, बी में भी है पी का ऑप्शन डी, और सी में भी है, यानी कि डी भी एलिमिनेट हो गया. अब देखते हैं कर्नल ब्लंट का कॉजल ऑर्गेनिज्म. तो कर्नल ब्लंट जो है वो होता है नियोवोसिया इंडिका से, यानी कि पी का 3 और ये होगा डी. कर्नल ब्लंट डिजीज में क्या होता है, जो वीट होता है उसके एंडोस्पर्म से जो न्यूट्रिशन होता है वो पर्टिकुलर वो पॉजिटिव एजेंट डिराइव कर लेता है, पूरा नरिशमेंट. और इस वजह से क्या होता है, नरिशमेंट डिराइव करने के बाद जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो वहीं एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक फोल ओडर आता है और वो अनपैलेटेबल हो जाता है. तो इसका आंसर निकल आया. नेक्स्ट आता है एर्गॉट. तो एर्गॉट जो है पी का 3 और डी, ऐसा ऑप्शन किस में है, दोनों में ही है. तो अगेन हमें एक और आंसर निकालना पड़ेगा. तो एर्गॉट का देखते हैं. एर्गॉट जो है वो होता है क्लेविसेप्स पर्पुरिया से, यानी कि क्यू का क्या होगा, 5. तो क्यू का 5 अगेन दोनों ही ऑप्शंस में है. अब एर्गॉट किससे हुआ, क्लेविसेप्स से हुआ. और एर्गॉट जो होता है वो किस में होता है, राई में होता है, यानी कि रागी में होता है. ये एक जब भी एर्गॉट जो फंगस है कॉमनली अकरिंग जीनस क्लेविसेप्स से, जिसका स्पीशीज बहुत ही कॉमन स्पीशीज है क्लेविसेप्स पर्पुरिया, उससे होता है. ये एर्गॉट क्या करती है, उसमें एक एल्कलॉइड रिलीज करती है जिससे कि वो बहुत ही इनएडिबल हो जाता है. नेक्स्ट देखते हैं लेट ब्लाइट. तो लेट ब्लाइट जो होता है वो पोटैटो में होता है, यानी कि आर का क्या होगा, बी होगा. तो यहाँ से हमारा आंसर निकल आया. बी ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि उसमें आर का सेकेंड और ई दिया है. तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा. अब नेक्स्ट क्या आता है, लेट ब्लाइट जो होता है वो होता है हमारा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से. पाउडरी माल्टी जो है वो होता है बार्ले में.
ये कुछ कॉमनली आस्किंग इंटरैक्शंस हैं जो किसी भी पैटर्न में एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आपको पूछ सकता है सिर्फ माइनस और प्लस के फॉर्मेट में भी देखिए, टेबुलर फॉर्म में स्पीशीज़ ए एंड स्पीशीज़ बी, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है स्पीशीज़ ए बी, और साइन से मैंने डिनोट किया है कि वेदर इट इज़ पॉजिटिवली इफेक्टेड या नेगेटिवली इफेक्टेड। तो इस चीज़ का हमेशा पूछा जा सकता है टेबुलर फॉर्म में बना के, माइनस माइनस प्लस ज़ीरो माइनस प्लस, और फिर आपको ए बी सी करके ऑप्शंस दे सकता है कि कौन सा इंटरेक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है वहाँ पे, ऐसा भी पूछा जा सकता है। या फिर आपको इंटरेक्शन देके ये पूछा जा सकता है कि जो स्पीशीज़ है वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या वो ही नहीं रहे हैं। तो ये कुछ कॉमन है। जैसे कि इसमें हमारा म्यूचुअलिज्म है, जिसमें दोनों ही स्पीशीज़ क्या होते हैं, पॉजिटिवली इफेक्ट होता है, दोनों के इंटरेक्शन से दोनों को ही बेनिफिट होता है। एंटागोनिस्टिक में हमारे प्रेडेशन भी आ सकता है, पैरासिटिज्म आ सकता है, हर्बीवोरी। इसमें क्या होता है, एक नेगेटिवली इफेक्ट होता है और एक जिसका प्रेडेशन हो जाता है वो हार्म होता है, और जो कर रहा है उसके पास तो बेनिफिट आया तो वो प्लस इंटरेक्शन में आता है। ठीक वैसे ही न्यूट्रलिज्म में दोनों की इंटरेक्शन से किसी को भी ना लॉस होता है ना ही तो प्रॉफिट होता है। एमेंसालिज्म में एक को इफेक्ट ही नहीं होता और एक को नेगेटिव इफेक्ट होता है। एमेंसालिज्म का ही ऑपोजिट होता है कॉमनसालिज्म, यानी कि एक को पॉजिटिवली इफेक्ट होगा और एक को इफेक्ट होगा ही नहीं। तो ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो स्पीशीज इंटरेक्शन पार्ट से है इकोलॉजी के। अब इसमें अगर हम लोगों को ऊपर के दो नहीं भी पता है तो हम लोग 12th NCERT में भी ये चीज़ पढ़े हैं, एमेंसालिज्म और म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों ही स्पीशीज़ ए और बी दोनों ही बेनिफिटेड होते हैं इंटरेक्शन से। और एमेंसालिज्म में क्या होता है, एक तो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होता है और एक ना तो इन्फ्लुएंस होता है पॉजिटिवली ना ही नेगेटिवली, यानी कि -0 और का इंटरेक्शन होता है। और म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों ही पॉजिटिवली इफेक्ट होते हैं, इसलिए 2+ से रिप्रेजेंट करते हो। तो इस क्वेश्चन में म्यूचुअलिज्म का क्या हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म का हो जाएगा नाइदर कैन सर्वाइव अंडर नेचुरल कंडीशन विदाउट द अदर, यानी कि दोनों ही एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, इसलिए दोनों का ही सर्वाइवल के लिए दोनों ही स्पीशीज चाहिए। तो एस का क्या हो जाएगा फर्स्ट, तो एस का फर्स्ट तो बी सी डी तीनों में ही है, तो ए को एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है एमेंसालिज्म। तो एमेंसालिज्म में क्या होता है, -0 का रिलेशनशिप होता है, यानी एक स्पीशीज नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होती है और एक स्पीशीज का कोई ना तो लॉस होता है ना ही तो प्रॉफिट होता है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 4th ऑप्शन में दिख रहा है, 1 इज इनहिबिटेड एंड द अदर इज नॉट अफेक्टेड। तो आर का क्या हो जाएगा 4। तो देखते हैं आर का 4th किस में दिया है, ओनली इन बी ऑप्शन, तो सी और डी एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट आता है न्यूट्रलिज्म। तो न्यूट्रलिज्म जो है उसमें क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि 0-0 का रिलेशन होता है दोनों ही स्पीशीज़ में, यानी कि दोनों की इंटरेक्शन से किसी को भी फ़ायदा नहीं हो रहा है ना ही तो नुकसान हो रहा है। तो इससे नाइदर इज अफेक्टेड बाय द एसोसिएशन विद द अदर। तो न्यूट्रलिज्म का क्या हो जाएगा, न्यूट्रल इफेक्ट है, तो पी का हो जाएगा 3rd। और फिर एक बच जाता है एलिलोपैथी। एलिलोपैथी क्या होता है, डायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ वन स्पीशीज बाय द अदर स्पीशीज यूजिंग टॉक्सिक कंपाउंड, यानी कि दो स्पीशीज जो इंटरैक्ट कर रहे हैं उनमें से एक जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा और उससे दूसरे स्पीशीज को क्या होगा, हार्म होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन द जियोलॉजी पोर्शन ऑफ लाइफ साइंसेज एज वेल एज इट हैज बीन आस्क्ड इन CSIR ऑल्सो। इस टाइप के ही फॉर्मेट के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें ये पूछा गया है एक पर्टिकुलर सेल का नाम दिया गया है और आपको ये बताना है कि वो सेल कहाँ पे मिलते हैं, अक्यूरेंस उनका, एंड ऑल्सो इट्स फंक्शन। सो सबसे पहले है माइक्रोग्लायल सेल। जो माइक्रोग्लायल सेल होता है वो कहाँ मिलता है, माइक्रोग्लायल सेल इज फाउंड इन ब्रेन, तो पी का 3। और उनका फंक्शन क्या होता है, फेगोसाइटोसिस का फंक्शन होता है उनका। नेक्स्ट आता है लेडिक सेल। तो लेडिक सेल तो बहुत ही कॉमन है, कहाँ मिलेगा, टेस्टिस में मिलेगा, और जिसका फंक्शन क्या होगा, हार्मोन सिक्रीशन का। नेक्स्ट आता है ON सेल्स। ON सेल्स कहाँ पे मिलते हैं, आइज में मिलते हैं, और उनका फंक्शन क्या होता है, विजुअल ट्रांसडक्शन का। नेक्स्ट आता है न्यूरोसाइट्स। न्यूरोसाइट्स कहाँ मिलेंगे, नाम से ही पता चल रहा है, लंग्स में,
और इनका फंक्शन क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज में इनका फंक्शन होगा। तो ये भी इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, जहाँ पे अगर कॉलम 1, 2 और 3 कॉलम जहाँ रहते हैं, 3 कॉलम जब भी रहते हैं वो क्वेश्चन जनरली ईजी होता है। अगर आपको एक कॉलम को भी आपने पकड़ा है, सपोज इस क्वेश्चन में अगर आपको सेल्स का जो नाम दिया है वो उनका अक्यूरेंस पता है कि माइक्रोग्लियल सेल जो है वो कहाँ मिलते हैं, ब्रेन में मिलते हैं, तो आप उसके थ्रू भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे लेडिक सेल हम हमेशा रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं कि टेस्टिस में होता है, उसका फंक्शन हार्मोन सिक्रेशन में है, टेस्टोस्टेरोन। तो ये सब चीज़ें बेसिक हैं, लेकिन हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं, हम सिर्फ वो ऑप्शंस को देखते हैं जो हमें आता नहीं है, लेकिन हमें देखना क्या है, हमें उन कॉलम को चूज़ करना है, उन कॉलम के ऑप्शंस को जिससे हम फेमिलियर हैं। तो मैच द कॉलम फॉर्मेट क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही अच्छा चांस होता है वहाँ पे स्कोर करने का। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक स्ट्रक्चरल सब यूनिट ऑफ अ क्रोमैटिन which consists of approximately 200 base pair of DNA and an octamer of histone protein। यानी कि न्यूक्लियोसोम जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन का, जो किससे मिलके बनता है, 200 बेस पेयर ऑफ DNA से, जो कि रैप्ड होता है किसके अराउंड, एक हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड। अब ऑक्टोमर बोल रहे हैं मतलब उसमें क्या होगा, 8 कंपोनेंट्स होंगे। 8 कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? 8 कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक्चुअली जो होता है हमारा 2 कॉपीज ऑफ ईच कोर हिस्टोन प्रोटीन होता है, यानी कि H2A, H2V, H3 और H4। ये चारों ही कोर हिस्टोन प्रोटीन जो है इनका 2 कॉपी होता है, यानी कि 4 इंटू 2 8। तो ये 8 हो गया, इसी 8 को बोलते हैं ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। अब जो हिस्टोन ऑक्टामर है उसी के अराउंड में हमारा DNA जो होता है वो रैप्ड होता है आउटसाइड सरफेस में, और अप्रॉक्सीमेटली जो वेट हो जाता है न्यूक्लियोसोम का वो होता है 262 किलो डाल्टन। कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो हमेशा अराइज होते हैं न्यूक्लियोसोम पे और हिस्टोन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग मॉडल द बीड इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी हिस्टोन प्रोटीन। तो हम फिगर में ही देख सकते हैं कि यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 और उसके जस्ट बैक साइड में 4 और, यानी कि ऑक्टामर होता है, हिस्टोन ऑक्टामर। अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया, तो इसका आंसर क्या होगा, 8 हिस्टोन प्रोटीन। और बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस ही बोला जाता है क्रोमैटिन को। इस टाइप का बीड लाइक स्ट्रक्चर ये अपीयर होता है अगर हम लोग इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो, और ये हिस्टोन ऑक्टामर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ। तो न्यूक्लियोसोम अभी जस्ट हम लोग जो डिस्कस किया उसमें देखें कि जो न्यूक्लियोसोम है वो बनता है ना DNA, हिस्टोन और लिंकर H1 DNA से बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो हमेशा अराइज होते हैं न्यूक्लियोसोम पे और हिस्टोन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग मॉडल द बीड इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी हिस्टोन प्रोटीन। तो हम फिगर में ही देख सकते हैं कि यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 और उसके जस्ट बैक साइड में 4 और, यानी कि ऑक्टामर होता है, हिस्टोन ऑक्टामर। अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया, तो इसका आंसर क्या होगा, 8 हिस्टोन प्रोटीन। और बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस ही बोला जाता है क्रोमैटिन को। इस टाइप का बीड लाइक स्ट्रक्चर ये अपीयर होता है अगर हम लोग इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो, और ये हिस्टोन ऑक्टामर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ। तो न्यूक्लियोसोम अभी जस्ट हम लोग जो डिस्कस किया उसमें देखें कि जो न्यूक्लियोसोम है वो बनता है ना DNA, हिस्टोन और लिंकर H1 DNA से बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B। Please like, share and subscribe my channel if you find the content useful and you want me to produce more such videos. Thanks for watching.